तो भाई पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन लगाओ ना आप, उनको टॉपिक वाइज लगाओ। जैसे फिक्स कर लो कि मुझे रोज ऐसा करना है, आज मंडे है तो मैं आईपी को 10 मिनट देने हैं मुझे, ठीक है, अगले दिन ईए को 10 मिनट देने हैं, ऐसे करके आप कुछ तो फिक्स करो 10 मिनट। ऐसा नहीं कि उसको लेके बैठ जाना है, पर हमें कम से कम ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पुरानी चीजें रिवाइज भी होते रहे आपके। क्वेश्चंस करो आप, और क्वेश्चन जितना करोगे बेटा उतनी ही जल्दी आपका ना वो ज्यादा वो होगा कि भाई मेरे टाइमिंग भी अच्छी हो जाएंगे और मेरे पास स्पीड भी बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अच्छा, लास्ट हमने क्या कंप्लीट किया था ये बताओ? वो बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिए है ना, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। सीक्वेंसिंग याद है ना? अगर मुझे बॉन्ड एंगल देखना है, ठीक है, अगर मुझे बॉन्ड एंगल देखना है तो पहला प्राइम फैक्टर कौन सा दिमाग में आना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो तो फिर सेकंड क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब होने चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए दो जन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो पक्की बात है दोनों के एंगल भी जनरली क्या होने चाहिए? सेम ही होने चाहिए। देखो हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं ना वो जनरल कंसेप्ट पढ़ते हैं, इंडिविजुअल एटम के लिए हो सकता है कोई बात अलग भी हो, ठीक है, पर आपने अगर नीट के एक्सरसाइज 2 को देखा हो तो उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से कुछ आया हो। तो ऐसा जैसे आप कुछ भी पढ़ते हो, एनाटॉमी पढ़ते हो, है ना, बायो में पढ़ते हो, उसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों में, तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि जैसा हम पढ़ रहे हैं हर एक का एनिमल का स्ट्रक्चर टिक तो वही हो, थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज आएगा, आप में और मुझ में भी थोड़ा बहुत चेंज है ही सही। तो वो भाई इसमें बहुत सीधा कंसेप्ट हो गया ना कि हम जनरलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो जैसे एनिमल्स लिविंग वैसे ही केमिकल्स, उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे। इवन एलिमेंट टू एलिमेंट भी डिफर कर जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन को लेकर अभी तक सिर्फ 3 ही बातें हैं अपने पास जिनके क्वेश्चंस आए हैं, अलावा और कुछ नहीं आया है। मैं फिर से नोट कर देता हूं, उसके अलावा अभी भी कोई एक्सेप्शन के बारे में कोई सोचना भी नहीं है ना, उनके बारे में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। सबसे पहला एक्सेप्शन था साइज को लेकर, किस किस का? एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन अपने पास जो आया था वो आया था ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, जिसमें Cl2, Br2, F2 और I2। तो ये 3 तो अरेंज थे अपने बेसिस पर, बस ये बीच में एंट्री गलत आ गई है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और आई थिंक एक और हमने देखा था वो डाइपोल को लेकर, NH3 और NF3। बताओ इसके अलावा कहीं कोई एक्सेप्शन का क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 2 में है या नहीं? है ही नहीं। अगर आए हैं तो ये 3 ही आए हैं। ये किस में आया था? आपके पीरियोडिक टेबल में। और ये दोनों किस में आए हुए हैं? आपके केमिकल बॉन्डिंग में, बस। तो जनरली हमारे पास, अच्छा, एक्सेप्शन भी नहीं होते, इनको आप एक्सेप्शन भी मत बोलो भाई, इनका इंडिविजुअल कुछ कैरेक्टर अलग है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा क्या देखने को मिला? डिफरेंस। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एक एलिमेंट के या एक कंपाउंड के डिफरेंस के लिए पूरा ही कंसेप्ट उड़ा देंगे, पूरा ही रिवाइव घुमा तो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप पूरा घुमाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगा कि सर जैसे क्लोरीन तो आगे आ गया, मान लिया ब्रोमीन क्यों आया। तो अगर मैं ये आंसर यहाँ पे दूं तो फिर ये कंसेप्ट किस में गड़बड़ करेगा? दूसरे ग्रुप में। फिर सर कार्बन में ऐसा क्यों नहीं होता, है ना, नाइट्रोजन में ऐसा क्यों नहीं होता? तो हम कुछ चीजों को थ्योरेटिकली जो पढ़ रहे हैं उसको और एनसीईआरटी को हम मिक्स करके पढ़ाते हैं आपको। अब हमने क्या किया, जैसे देख लिया कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, कंसेप्चुअल क्या है, तो जहां पे भी कुछ दिक्कत होती है हम वहां पे साफ साफ लिख देते हैं कि भाई इसका आंसर तो इस कंसेप्ट से नहीं आ रहा, तभी वहां पर हम मार्क कर देते हैं स्टार, डबल स्टार, भाई ये चीज ऐसी हो गई कि जिसका एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लिया लास्ट ईयर एक मेरा बैच था, लास्ट टू लास्ट ईयर, उस बैच का नाम भी बताता MLQ, और हिंदी बैच, उन बच्चों का मार्क्स ही नहीं आता था, मतलब वो बहुत, टोटल हिंदी में थे, बॉयज की बात कर रहा हूँ, मार्क्स ही नहीं आ रहे उनके, वो बहुत परेशान।
मैंने कहा कि तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, कि सर हम क्वेश्चन कर रहे हैं पर कभी टाइमिंग को लेके गलती हो जाती है कभी। तो मैंने कहा कंसेप्ट के लिए चल रहा है, कि हाँ सर वो चल रहा है, बस मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अपने पे फेथ रखो और थोड़ा रिलैक्स होकर धीरे धीरे अपने सिलेबस को आगे पुश करते रहो। और आप देखो उसके बाद, मतलब जिस बैच से मुझे सबसे कम उम्मीद थी सिलेक्शन की, उस बैच से बहुत अच्छे सिलेक्शन निकले। मतलब बच्चों के, कई बच्चों के बाद में भी फोन आए कि सर देखो ये क्लियर हो गया अब मेरा, यानी कि मैं कॉलेज में एंटर कर गया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप अपना कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग रखो, है ना। इन एक्सेप्शंस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहां जहां मुझे लगेगा कि भाई ये चीज तो आती ही है हर बार, वहां मैं क्लियरली मेंशन करूंगा कि इनको याद करना ही पड़ेगा। तो वो आप चिंता ना करें, जहां भी ऐसा होगा बेटा मैं क्लियर मेंशन करूंगा कि इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी में अगर कोई डेटा है और वो कंसेप्ट से मैच नहीं हो रहा, वही तो एक्सेप्शन बन जाता है अपना। ठीक है, अब डायपोल में हमारा मैच ही नहीं हो रहा ईएन से, तो इसका मतलब इंस्टेंटली मुझे किस पे स्विच करना पड़ा, कि वैल्यू पर चार जगह ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जब डायपोल के क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको हमेशा किससे चेक करना है अपने डायपोल को, सिमेट्री से। किसे चेक करना है, सिमेट्री। सिमेट्रिकल होगा तो डायपोल नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा तो डायपोल होगा। तो बार बार आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका मेन पॉइंट क्या है, सिमेट्री। अब सिमेट्री किससे डिस्टर्ब होती है, या तो लोन पेयर आ जाए, वो तो बड़ी भयंकर गड़बड़ करेगा, या फिर किससे देखोगे, साइड एटम में कोई चेंज हो, तब भी ऐसा हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल POCl3 लिख दिया मैंने, अब बताइए इसमें डायपोल है या नहीं है। अब आपको इसलिए है कि सर इसमें कोई लोन पेयर तो नहीं है, बट सेकंड अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है मुझे, एक एटम अलग दिख रहा है। तो इसका मतलब इसकी सिमेट्री कैसी हो गई, थोड़ी सी बिगड़ गई, बिगड़ते से डायपोल आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसका डायपोल ज्यादा, तो वो किससे देखोगे, ईएन डिफरेंस से। जिस मॉलिक्यूल में ईएन डिफरेंस ज्यादा, उसका म्यू भी ज्यादा। इसके अलावा कोई तीसरी बात अपने को सोचना ही नहीं है। अब मैंने सिमेट्री को लेकर कुछ पॉइंट लिखाए थे, पर पहला पॉइंट ही क्या था, ऑल साइड एटम मस्ट सेम, नो लॉन पेयर। मतलब वो प्राइम कंडीशन है किसी के सिमेट्रिकल होने की। अब मान लीजिए उसमें कोई भी चेंज आता है, एक लॉन पेयर, तो वन सिमेट्रिकल हो गया। मान लीजिए उसमें कोई साइड एटम ही बदल गया, तो वन सिमेट्रिकल हो गया। मान लीजिए उसमें दो लॉन पेयर हो और वो अपोजिट ना हो, तब भी वो क्या हो गया, असिमेट्रिकल। तो बस इसी तरह से हमें उसको आंसर करना है। अब अपने इसमें क्या है, जैसे कुछ बच्चे हम उसके देखना चाहते हैं कि चल इसमें बताइए इसमें एक्चुअल रीजन क्या है। तो बेटा अपने पास इतना टाइम कहाँ है, भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्या हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हमें सबको साथ लेके चलना है। एक दिन में आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में सिर्फ रेगुलरिटी ही मैटर करेगी, कि आप डेली का काम डेली कर पा रहे हैं या नहीं कर। मान लीजिए 100% तो नहीं हो पा रहा, पर एटलीस्ट उसको 70-80% के ऊपर तो ले जाओ। तो बस आपने वो अचीव कर लिया, तो नेक्स्ट टर्न पे धीरे धीरे आपका मार्क्स भी क्या होगा बेटा, इंप्रूव। क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप आओ मेरे पास, मैं देखता हूँ आपकी अप्रोच में क्या मिस्टेक हो रही। हो सकता है ना आप जैसे सोच रहे हो वहीं पर ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे गड़बड़ हो गई, तो आप मेरे पास आएंगे तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं देखते से समझ जाऊंगा सब। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बैठ जाते हैं, लिखो दवाई, तो भाई वो पूछेगा ना क्या हुआ है आपको, और नहीं आप तो डॉक्टर आपको तो पता होना चाहिए। अरे भाई तो नहीं पता मेरे को, वो आप सिम्टम आप बताओगे। डन विद दिस। पूरी उम्मीद है कि इस वाले टेस्ट में हम सब लोग 160 क्रॉस करेंगे केमिस्ट्री। जोर से बोलो। नहीं कर सकते क्या, क्या प्रॉब्लम आएगी, चारों ऑप्शन सामने तो होते हैं, उन्हीं में से ही तो आंसर है, या कोई फिफ्थ आंसर आता है, उन्हीं में से आता है। क्या हम उसमें से दो आंसर को इजीली सेपरेट नहीं कर पाते, दो को तो कर ही देते हैं, चार में से दो खत्म हो जाते हैं, फिर बचते हैं दो। अब उसमें से यार एक तो पिक करना ही पड़ेगा। उनमें से एक चिल्ला चिल्ला के बोलता भी है अरे मेरे को पिक करो, है ना, पर हम उसको देखते ही नहीं है, हमें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है। तो बस हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करके उसकी आवाज को सुन के उसको उठा लेना। चलो इसी बात के साथ हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है वीक फोर्सेस, जिसका दूसरा नाम है इंटर मॉलिकुलर
फोर्स। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय इंटरमॉलिक्यूलर? बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि कम से कम दो मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए। और इसके भी दो पार्ट हैं, या तो वंडरवॉल होगा या फिर दूसरा केस होगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नाम से ही क्लियर है, क्या होना चाहिए? फोन होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो आपने देखा फोन के कई जगह अलग अलग रिजल्ट आते हैं। फोन हमेशा ही डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है ना? तो देखो यहां भी फोन ने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, ईए में भी फोन ने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया, ठीक है। और लोन पेयर का इफेक्ट भी किसमें नजर आता है? फोन में ही नजर। तो फोन ही सभी बीमारियों की जड़ है यहाँ, ठीक है। तो ये कब होगा? जब हाइड्रोजन भी किसके साथ होगा? फोन के साथ। जब हाइड्रोजन किसके साथ लग जाएगा? फोन के साथ। कैसे? अब देखो HF, एक HF का दूसरे HF के साथ जो बॉन्ड होगा वो किस नेचर का होगा? हाइड्रोजन होगा। तो स्पेसिफिक हो गया ना कि हाइड्रोजन मस्ट बी विद FON। अब देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का एग्जांपल बोलो, NH3। तो यानी कि NH3 के एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स हाइड्रोजन फोर्स। H2O, तो जहां पर भी आपको H किसके साथ नजर आएगा? फोन के साथ। समझ लीजिए कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो गया? हाइड्रोजन, ठीक है। अब बचे हुए सारे बॉन्ड किसकी काउंटिंग में आ गए? वंडर। यानी कि अब रिमेनिंग जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो किस में काउंट होंगे? अब वंडरवॉल फोर्स। अब देखो नेचर में हमारी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है, और उसी वजह से चार्जेस क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कभी अपने हेयर को कॉम्ब करके, है ना, ड्राई हेयर्स को, पीस ऑफ पेपर्स को आपने किया है। अब हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर उनमें अट्रैक्शन क्यों डेवलप हो गया भाई? क्योंकि हमने उसको फ्रिक्शन से कोई चार्ज कर, है ना। जैसे कभी बार किसी चीज को, जैसे आप चेयर पे बैठे हो प्लास्टिक की पे, तो कभी उठते हैं तो एकदम से करंट जनरेट होता है। तो वो करंट कहाँ से आ गया? वही उसी वजह से कुछ फ्रिक्शन विक्शन क्रिएट हुआ होगा। तो इसका मतलब वंडरवॉल फोर्स भी ऐसा ही फोर्स होगा, यानी कि वीक फोर्स है। उससे मर थोड़ा ना जाएगा कोई आदमी, इतना तेज करंट लगा के बेहोश ही हो जाए, फिर तो इसका मतलब आदमी नहीं है ना, मच्छर है, ये इतने से भी मर गया। वो मच्छरों के लिए यूज नहीं करते रैकेट, उसमें कितना सा करंट हो, खुद उंगली डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? एक झटका लगेगा बस, पर मच्छर साफ। तो इसका मतलब वंडरवॉल फोर्स कैसा फोर्स है? वीक फोर्स। अब किस किस के बीच ऑपरेट हो सकता है, उसी बेसिस पर हमने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले है कीसॉम, दूसरा है डीबाई, नेम्स हैं इसके, है ना, और तीसरा है हमारे पास लंदन या फिर डिस्पर्जन। इन्हीं को हमें वन बाय वन चेक करना। तो चलिए, क्या ये फोर्स डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये तो सभी डायरेक्शन में इक्वली फैला हुआ है ना। करंट तो कहीं से भी लग सकता है, तो इसका मतलब नॉन डायरेक्शनल। क्या ये एक तरह के स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं? नहीं सर, एक तरह के वीक फोर्स है। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? किसोम से। किसोम का मतलब है डाइपोल डाइपोल, यानी कि पहले से ऐसे मॉलिक्यूल हो जिनमें ऑलरेडी क्या हो? डाइपोल। डाइपोल देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? डाइएटॉमिक्स में ईएन, ईएन डिफरेंस है तो डाइपोल भी है। चलो देखते हैं। और डाइपोल किससे देखेंगे बेटा? ईएन डिफरेंस। जिनका ईएन डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, उनमें कीसोम, कि उनमें डाइपोल जनरेट हो गया। अब बताइए, आप एग्जांपल ले लेते हैं। HCl HCl हो जाएगा। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है HCl में? नहीं है सर, क्योंकि HCl में H साथ नहीं है, फोन के साथ। तो इसका मतलब पक्का है यहां पर वंडरवॉल है। कौन सा वंडरवॉल है ये देख लेते हैं। यहाँ ईएन डिफरेंस है, यहां भी ईएन डिफरेंस है,
इसका मतलब दोनों ही क्या है, डीपी डीपी, डाइपोल डाइपोल, और डाइपोल डाइपोल के इसी फोर्स का नाम क्या है, कीसोम फोर्स। तो जनरली हमें डाइपोल है या नहीं उसका पता सिर्फ और सिर्फ किससे लगाना है, ईएन से, क्योंकि हम जितने भी एग्जांपल लेंगे वो सारे कौन से लेंगे, डायटोमिक्स। एचएफ एचएफ है तो डाइपोल डाइपोल ही, पर उसका एक और नाम रख सकते हैं हम, हाइड्रोजन, क्योंकि उसके बॉन्ड का टाइप थोड़ा सा डिफरेंट चला। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एच एफ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज डाइपोल डाइपोल ऑल्सो, क्योंकि उन दोनों में डाइपोल है। एच आई किसोम, क्यों, ईएन डिफरेंस, ईएन डिफरेंस। सेकंड डी बाय, अब डी बाय में क्या हुआ, एक के पास डाइपोल है और उसको देखकर जिसके पास नहीं था उसके पास भी डाइपोल आ गया, तो हम इस फोर्स को बोल सकते हैं डाइपोल नॉन डाइपोल, डीपी नॉन डीपी, या फिर हम बोल सकते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड, क्योंकि उसको देखकर उसके अंदर भी डाइपोल इंड्यूस्ड हो गया। कैसे पहचानेंगे, सर जिनमें ऑलरेडी ईएन डिफरेंस है वो तो डाइपोल कहलाएंगे, और जिनमें पहले से डाइपोल डिफरेंस नहीं है वो क्या कहलाएंगे, इंड्यूस्ड, यानी कि ऑलरेडी ईएन डिफरेंस 0 हो। बताओ कोई एग्जांपल, जैसे ले लेते हैं H2O, स्विमिंग पूल में क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन, तो बताओ क्या ये डाइपोल और नॉन डाइपोल का एग्जांपल नहीं हुआ, H2O ईएन डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, बट यहां तो 0 ही है क्योंकि दोनों सेम है, तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसकी वजह से इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ। याद ही है ना क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है, अरे इतने सारे लोग नहाते हैं ना उसमें, गंदा हो जाता है, रोज रोज साफ नहीं कर सकते, है ना, जैसे एक दिन में एक ही बार साफ होगा, तो सुबह से लेके शाम तक सब लोग उसी में नहाएंगे, कुछ लोग उसी दिन नहाएंगे, है ना, वो इंतजार ही करते हैं कि हम तो आज उसी दिन वहीं जाके ही नहाएंगे। वैसे वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं पर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता, सीधे कूद जाते हैं, है ना, फिर कुछ लोग उसमें कुल्ला भी करते हैं। हाँ हाँ, तो ईएन डिफरेंस है क्या वहां, बिल्कुल इसकी वजह से, समझ गए, तो वहां पे बहुत बहुत ही सबसे गंदला पानी वहीं होता है। और अब क्या किसी को वहीं पर ही करना होगा तो बाहर थोड़ना जाएगा, मतलब कुल्ला करना होगा, मुंह में पानी चला गया तो वो क्या बाहर निकल के करेगा, वहीं करेगा, फू, हटाओ। और छोटे छोटे बच्चे तो वो सोचते क्या बाहर जाने, है ना, अब सोच लो जब तुम जाते होंगे ना उससे पहले क्या क्या हो चुका होगा। लंदन, अब उसके लिए उसमें क्या ऐड की जाती है बेटा, ये क्लोरीन, नॉन डाइपोल, नॉन डाइपोल, यानी कि दोनों में से पहले से किसी में भी क्या नहीं है, डाइपोल नहीं है, यानी कि ईएन डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, ईएन डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। अच्छा 0, ठीक है। अच्छा इसका एक और नाम लिखेंगे हम, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो मैं यहां पर वो सारी टर्मिनोलॉजी लिख देता हूं, नॉन डाइपोल के लिए क्या क्या वर्ड यूज होता है, या तो आप उसको बोलोगे नॉन डाइपोल, या फिर उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक और टर्म होती है इंस्टेंटेनियस। ये सब किसके लिए यूज हुआ है, जहां पर ईएन डिफरेंस 0 है, पहले से कोई ईएन डिफरेंस नहीं है। बताओ हीलियम, हीलियम क्योंकि उनमें और कोई फोर्स ऑपरेट हो ही नहीं सकता, पहले से ईएन डिफरेंस 0 ही है।
हीलियम गैस एक जार में हमने भर ली 1 मोल गैस, अब आपने उसको कंप्रेस करके किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में। तो भाई उनके बीच में कोई फोर्स आया होगा ना, उसी फोर्स का नाम क्या है, लंदन या फिर डिस्पर्जन फोर्स। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 तरह के फोर्स होते हैं। तो जैसे ये एक हीलियम एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा हीलियम एटम, इसका न्यूक्लियस। अभी क्या हुआ, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा एक साइड इंक्रीज हो गई, तो इस साइड कौन सा चार्ज बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव। तो उसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होंगे, वो दूसरी साइड चले जाएंगे, तो इस साइड क्या बनने लगेगा, पॉजिटिव। तो दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। तो ये थोड़ा सा टेम्पररी फोर्स जनरेट हो गया। आप जैसे ही प्रेशर हटाओगे तो वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाए। En डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, तब कौन सा फोर्स, किसों। एक में En हो, एक में ना हो, डी बाय, और दोनों में ना हो, लंदन फोर्स। क्या करेंगे बताइए, HCl और, हाँ बिल्कुल। देखिए हम कौन सा फोर्स पढ़ रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूल, यानी कि आपके पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स हैं, अब आप उन्हें क्या कर रहे हो, कंप्रेस, तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, चेंज। तो फिजिकल स्टेट चेंज होने के लिए कोई नया फोर्स बताना पड़ेगा ना, वही नया फोर्स कौन सा फोर्स है, या तो वन डर वाल या फिर हाइड्रोजन। छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ते थे सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या बोलते थे कि सॉलिड्स में गैप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लिक्विड में थोड़ा, गैस में बहुत ज्यादा। फिर बोलते थे उसमें गैप इसलिए कम है क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फिर उसमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम है। अब हम क्या करते थे, किसी भी गैस को कंप्रेस करोगे तो वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है, और कंप्रेस करोगे तो वो सॉलिड में। आप आइस हॉकी देखते हो, तो वो क्या आइस पे खेल रहे होते हैं क्या, वो सॉलिड CO2 पे खेलते हैं। तो वहां पर वो क्या करते हैं, CO2 को कंप्रेस करके किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ड्राई आइस, है ना, समझ गए बात। चलिए अब बताइए इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा, कीसोम। तो अगर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ पूछा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग कीसोम, सेकंड स्ट्रॉन्ग डी बाय, और थर्ड स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्स। अनिमेश बोर्ड पे बेटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ो तो बेटा आप। उस पे लिखा हुआ है कि इन केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो किस नेचर का बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो किस नेचर का बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि वहां पर वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही। ठीक है, डन। अब अपने पास क्या बचा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रब कर दिया जाए। कोई डाउट है यहां से यहां तक पूछो पहले, नहीं है, चलिए वो क्वेश्चंस कर लिए जो अपन ने मार्क किए थे, सारे हो गए, किसी को कोई डाउट ही नहीं आया, हाथ उठाओ तो जिसको कोई डाउट ही ना आया। कैसा, मैंने तो सारे क्वेश्चन मैनेज कर लिए, हो गए मुझसे तो सारे। देखो क्या नाम है आपका, मानसी, मानसी ने कर लिए, एक मानसी गायब। हाँ, और किसको बहुत ज्यादा डाउट है, अच्छा किसके डाउट्स 10 to 20%, कैसे 10 to 20% है। अच्छा किसको ऐसा लगा कि क्वेश्चन सॉल्व होने में जो है कि मुझे ऑप्शन ही समझ में नहीं आता,
तो ऐसे लोग तुरंत उपचार के लिए मिलेंगे, इनको इंजेक्शन लगाएंगे, है ना, इनका ऑपरेशन होगा। ठीक है, देखिए इनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अच्छा बाकी लोगों ने जिसमें पहली बार में रॉन्ग हुए हो पर आपने दोबारा कंसेप्ट देखा हो तो ठीक हो गए हो कि चलो ठीक है अब हो रहा है, ऐसा 2-3 जगह हुआ होगा। तो आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने, जैसे आपने पिक कर लिया कि आज मुझे कौन सा टॉपिक करना है, डाइपोल, तो आज किसके क्वेश्चन करो, सिर्फ डाइपोल, और अपने पास टॉपिक वाइज दिया हुआ भी है तो आप करिए। अगर आपके कंसेप्ट में कोई दिक्कत होगी तो आपको उन क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है। ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे डाउट अपने को करने हैं। अब पहला टेस्ट अपने पास ये आ रहा है 19 को, तो आईपी करोगे, आज से टारगेट बना लो कि आज मैं आईपी ये और ये तीनों एक साथ कर देता हूँ। ठीक है, कल के लिए टारगेट बना लो कि मैं वीवीटी हाइब्रिडाइजेशन और वीएससी पीआरटी एक साथ कर लेता हूँ। ऐसे करके टारगेट बनाओ, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन तक सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, रोज 10-15 मिनट भी आप पुराने टॉपिक पे देंगे तो वो भी कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कंडीशन बताइए बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो आप यहां पे समझिए इसको, H और यहां पे मैं लिख देता हूं कोई X। ठीक, अब इस X की वजह से इस H पर जिसकी EN ज्यादा है क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे पार्शियल नेगेटिव होना चाहिए। अब ये H दूसरे Y यानी कि किसी और एटम से क्या होगा, अट्रैक्ट, तो बताओ इसके ऊपर कैसा चार्ज है, तो इस पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें सिर्फ यही देखना है कि H किसके साथ बॉन्डेड हो तब जाकर वो किसी और के साथ कौन से कंडीशन में पहुंचेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ X में आपको क्या क्या प्लेस करना है, FON, अपने क्वेश्चन इसी से होंगे। अगर FON हुआ तो इसका मतलब H बॉन्ड बनने का कंडीशन जनरेट हो गया। Y में कौन होना चाहिए, अगेन FN, फोन से तो फोन ही लगेगा, तो इधर भी FON और उधर भी F, बस समझ जाएंगे हम। ठीक है, बताइए कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, क्या ये डाइपोल डाइपोल नहीं है, इट्स ए काइंड ऑफ डाइपोल टाइप। ठीक है, अच्छा अगर इसकी एन ज्यादा है तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और खींच रहा है, तो इसका ये जो ऑर्बिटल है ये वेकेंट होने की कंडीशन में है और दूसरा इंतजार कर रहा है कि होने दो वेकेंट, मैं अपने लोन पर इसके साथ क्या करूंगा, शेयर कर। तो ये एक तरह से पार्शियल लोन पेयर डोनेशन का केस भी लग रहा है। नहीं दिख रहा कि भाई ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसका ये वेकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा, तो ये पास वाला अपना लोन पेयर इसके साथ क्या कर देगा, शेयर। पर ऐसा कभी होगा नहीं, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना कि पार्शियल लोन पेयर डोनेशन भी चल रहा है। तो इस बॉन्ड को आप क्या भी नाम दोगे, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन और पार्शियल लोन पेयर डोनेशन, ये दोनों वर्ड याद रखेंगे आप। कहीं पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग नई बात आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं। ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश कर रहा है, खींचने की, और पास वाला उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये इंतजार कर रहा है कि ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन ये ले जाए तो मैं अपने लोन पेयर के साथ इसके साथ क्या बना लूंगा, बॉन्ड। पर ऐसा होगा नहीं, इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे वर्ड, पार्शियल लोन पेयर डोनेशन। ठीक, अब इनके अलावा 2-3 जगह और हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्जर्व हुआ है। जब यहां पर कौन सा ग्रुप हो, CCl3, जब यहां पर कौन सा ग्रुप हो, CF3, या फिर यहां पर कौन हो, sp हाइब्रिड कार्बन, तो इन केसेस में भी हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा कंसेप्ट दिया जा सकता है। पर प्राइमरीली हमेशा किससे याद रखना है, FON से। डन विद दिस। अब बताइए इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो सर जितना ज्यादा En होगा साइड एटम का, उतना ही ज्यादा वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, पार्शियल पॉजिटिव, उतना ही ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते चले जाए। तो इसका मतलब ये किस पे भी डिपेंड करता है, En। किसकी En पर, X। ठीक है, क्या ये साइज पे भी डिपेंड करेगा? यस सर, En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर हो गया साइज ऑफ X। देखो यहां पर नाइट्रोजन की एन कितनी होगी, 3 होती है। तो क्लोरीन की भी तो 3 होती है, क्लोरीन की भी तो 3 होती है। हमने यही तो पढ़ा नकल, साइंस के पेपर में पीएच के क्वेश्चंस की नकल। तो भाई जब नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की एन सेम है, एक बना रहा है और एक नहीं बना रहा है, इसका मतलब क्लोरीन का कौन सा पार्ट उसके आगे डिफिकल्टी क्रिएट करा, उसका साइज। इसीलिए यहां पर हम किसको इन्वॉल्व नहीं किए, क्लोरीन को इन्वॉल्व नहीं किए। बात समझ में आ रही है? पर क्लोरीन कहीं ना कहीं तो क्लेम करेगा कि सर मेरे को, मेरे भी तो बनाओ बॉन्डिंग, है ना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट। तो वो मैं आपको लिखाऊंगा, वहां पर होगी चिलेशन। क्या बनेगी, कोई रिंग फॉर्मेशन। यानी कि जैसे देखिए यहां पर ये OH और ये Cl। अब बताओ आप, H किसके साथ है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड करने की कंडीशन में आया कि नहीं आया? जब कंडीशन में आएगा तो हम बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, एक्टिव। ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। अब पास में कौन दिख रहा है? क्या यहाँ पे रिंग बन सकती है? सबसे नियरेस्ट रिंग यही बन सकती है। यानी कि अगर यहाँ रिंग बन सकती है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है। बट मेक श्योर कि क्या बनना चाहिए, रिंग। HCl में ऐसा क्यों नहीं हुआ? रिंग कैसे बनेगी, नहीं बन सकता रिंग। इसका मतलब जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड आएगा इस तरह का, जिसमें किसकी पॉसिबिलिटी होगी, रिंग फॉर्मेशन की, तो सबसे पहले देखना क्या एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर है और पास में कौन हो, क्लोरीन, तो हम उसमें क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रा। क्योंकि हमें किसी मॉलिक्यूल से बाहर निकलकर नहीं देखना पड़ा, उसी मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन जनरेट हो गई। तो आप ये लिखिए बिल्कुल ऐसे ही। और यहां पर क्या लिखेंगे, क्लोरीन, और साथ में क्या लिखेंगे, चिलेशन। कब पॉसिबल होगा, चिलेशन। चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल हो तो। बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका बताएंगे, HF वाला, सेकंड हाईएस्ट H2O, और थर्ड हाईएस्ट NH3। किसके बेसिस पे देखे बच्चे, साइज और En के बेसिस पे। सबसे छोटा साइज किसका है, फ्लोरीन का। उससे बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज नाइट्रोजन, और क्लोरीन बाहर। किस बेसिस पे भी देख सकते हैं, En के बेसिस पे। हमेशा किससे देख लेंगे, फोन से। हाइड्रोजन किसके साथ होना चाहिए, फोन। फोन का कॉल कब लगेगा, जब रिंग बनेगी। Cl आ गया ना, फोन कॉल। तो इस फोन का कॉल कब लग सकता है, जब रिंग बने किसके साथ, क्लोरीन के साथ। बाकी फोन तो सीधे कनेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पहले कंडीशंस को देख लीजिए, कोई डाउट हो तो। हम्म, बिल्कुल CHCl3 और CHCl3।
कौन सा बॉन्ड बोल सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल, प्राइम कंडीशन क्या होना चाहिए? फोन। बिल्कुल, Cl तो Y हो सकता है ना, पर X तो क्या ही होना चाहिए? फोन ही होना चाहिए, है ना? समझ रहे मेरी बात? Y में हमने Cl लिया, पर X में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि Cl उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं कर सकता। कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्लोरीन X में नहीं हो सकता। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतना क्वेश्चन ही पूछता, वो FON से ज्यादा पूछेगा ही नहीं। उसको मालूम है फोन से ही काम चल जाएगा। सब लोग आइए, एक क्वेश्चन करते हैं इसी का, एक्सरसाइज 1 पे। करेक्शन है पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 88। पेज नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 88। स्टार लगा रहा हूं, क्या करना है? करेक्शन। सबसे पहले आप आंसर बताओ। क्या फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है? यस सर, बिल्कुल है। क्योंकि क्या आ रहा है लास्ट में? OH। OH का मतलब फोन में से O है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? फिर वापस से वही है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? फिर से OH, तो OH में तो बनेगा ही सही। फिर क्या आ रहा है? NH, यानी कि N आ गया, बन गया। अब एक लास्ट ऑप्शन देखो, CH3OCH3 कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, और हमारे पास फोन की कोई कंडीशन नहीं है। तो कौन सा आंसर आना चाहिए? फोर्थ। पीछे देखो तो क्या दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है ना, तो आंसर चेंज करो इसका, आंसर नंबर करिए 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ को लेकर एक दो बातें और बताना है, कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो क्लियर ही हो गया, HF की स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होगी? H2O से। और NH3 की सबसे कम। अब बताइए तो जरा, H2O2 और H2O में किसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए? चलो देखते हैं। यहां पर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर, खुद के ऊपर कितना चार्ज है? -1, क्योंकि ये कौन सा लिंकेज है? परोक्साइड। और यहां ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो जिसके पास -2 ज्यादा होगा, उसका मतलब वो ज्यादा पॉजिटिव किस पे क्रिएट करेगा? हाइड्रोजन। ऐसे केस में मुझे यहां पर किससे देखना है? चार्ज फैक्टर से। तो चार्ज किसके पास ज्यादा? O-2 के पास। तो वो उतना ही ज्यादा चार्ज किस पे क्रिएट करेगा? H पे। इसीलिए स्ट्रेंथ भी किसकी ज्यादा होगी? H2O की स्ट्रेंथ ज्यादा हो। बॉन्ड कौन ज्यादा बना सकता है? H2O2, क्योंकि इसके पास दो एक्टिव हाइड्रोजन है ना, तो यानी कि इसके साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। H2O के साथ भी दो हैं, है ना, पर H2O2 में हमारे पास ये भी बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, ये भी बनाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन भी तो बनाएंगे। इसमें कितने लोग बनाएंगे? सिर्फ 3। इसका मतलब जहां पे एक्टिव सेंटर्स ज्यादा होंगे, उतने ही ज्यादा बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज भी होगी। अब बताइएगा नेक्स्ट, H2O और D2O में किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग? अब किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? साइज तो सेम है, अब मास का डिफरेंस आ रहा है। डी का मास H से ज्यादा। ये ड्यूटेरियम है ना, और ये प्रोटियम है। तो ज्यादा चार्ज कौन जनरेट कर सकता है? जिसका मास ज्यादा होगा।
क्योंकि ये कैसा फोर्स चल रहा है, वीक फोर्स। तो वीक फोर्स में हम किसको भी ज्यादा वेटेज देंगे, अगर आइसोटॉप्स हो गए तो मास को वेटेज देंगे, क्योंकि चार्ज पे तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। चार्ज तो ये ऑक्सीजन भी उतना क्रिएट करेगा जितना डी करेगा, बट इसका एसोसिएशन क्या हो जाता है, ज्यादा। तभी तो इसको कौन सा वाटर बोलते हैं, हैवी वाटर। हैवी क्यों बोलते हैं इसको? अच्छा बताओ, यहां से 50 किलोमीटर दूर आरएपीपी, रावत भाटा पावर प्रोजेक्ट, रावत भाटा पावर प्रोजेक्ट है, जिससे किससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जाता है, न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, अब बताओ अगर न्यूक्लियर पावर से क्रिएट कर रहे हैं तो जितनी, क्या डायरेक्ट न्यूक्लियस से एनर्जी निकल जाती है? चलता तो वही है। सबसे पहले वो प्रोड्यूस होगा, फिर उससे वाटर बॉईल होगा, वाटर बॉईल होने से स्टीम जनरेट होगी, स्टीम जनरेट होगी किसको घुमाएगी, टरबाइन को, और उसी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब इतनी सारी हीट क्रिएट होती है कि उस जो वाटर वहां काम में लिया जाता है वो कौन सा वाटर होता है, D2। ये नहीं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम इसका यूज करते हैं वहां पे D2। तभी तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है ना। जैसे अभी 10-11 रुपए पर यूनिट आता है, तो उससे 40 रुपए आएगा सीधी। क्यों आएगा? क्योंकि सर वहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, D2O की। अब D2O ऐसे थोड़ा ना मिलता है, H2O का ही बार बार इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है 6-7 बार, तब जाकर थोड़ा बहुत क्या क्रिएट होता है, D2। तो इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी या इनपुट होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी क्या हो जाती है, ज्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। इंडिया क्यों नहीं स्विच कर पा रहा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पे? कॉस्ट की वजह। कौन देना चाहेगा 4 गुना बिल? हमारे पास तो अभी भी है कोल, तो हम तो सोचते हैं जब तक पूरा कोल खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक हम उस पर नहीं जाएंगे। पर धीरे धीरे हम दूसरे पावर्स की जनरेट, जैसे सोलर एनर्जी आ गया है ना, कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्लांट्स आ गए। ठीक, चलिए अब डन विद दिस। हाँ बेटा देखो, इसके पास चार्ज तो सेम ही है ना, कैसा फोर्स है, वीक फोर्स। वीक फोर्स किस पे भी डिपेंड करता होगा, मास पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका मास इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है, तो जब ज्यादा मास होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को भी क्या करेगा, बढ़ा। ये किसके लिए काम आ सकते हैं, आइसोटॉप्स के लिए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड दो टाइप का हो सकता है, या तो बेटा होगा इंटर मॉलिकुलर, है ना, या फिर होगा इंट्रा मॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर का मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जैसे इंटरसिटी चलती है तो दो सिटी के बीच में चलती है ना, और मेट्रो विद इन ए सिटी, तो वो इंट्रा हो गया मेट्रो, और इंटरसिटी दो सिटी को कनेक्ट, तो बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और इसके लिए एक लाइन क्या लिखेंगे, विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, कोई दूसरा मॉलिक्यूल ढूंढना नहीं। अब ये भी हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो या दोनों मॉलिक्यूल सेम हो। अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमो मॉलिकुलर। और अगर दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए बच्चे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हेट्रो मॉलिकुलर। वाटर वाटर के साथ होमो, एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा एल्कोहल, बस तो वो हो गया होमो और हेट्रो, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। और ये बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये कहां देखने को मिलेगा, इंट्रा ऑर्गेनिक, जहां पर रिंग वगैरह होगी। ठीक है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाँ एरोमेटिक बोले,
एरोमेटिक को एरोमेटिक क्यों बोलते हैं? है एरोमा। एरोमेटिक का वर्ड निकल के आया है एरोमा से। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हो सकती है, इसलिए बोलते हैं एरोमेटिक्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड चिलेशन। चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन जरूरी है, तभी ये बन पाएगा। अभी बनाया था ना, ये देखो एग्जांपल। किसका फॉर्मेशन हुआ? रिंग का। अगर रिंग नहीं बनेगी तो फिर इंट्रा भी नहीं बने। जितने भी इनऑर्गेनिक के एग्जांपल होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? इंटर में। किस में पहुंच जाएंगे? इंटर में। और जितने भी दूसरे बचे हुए एग्जांपल होंगे वो सब किस में पहुंच जाएंगे? ऑर्गेनिक। जिसमें क्या बनती होंगी? रिंग्स बनती हो। अच्छा, जिस दिन अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड हो रहा हो, है ना, अपन को पता लग ही जाएगा। उसके नेक्स्ट डे से कौन सा मॉड्यूल लेके आना है? 5, कोऑर्डिनेशन। फिर क्या स्टार्ट होगा? कोऑर्डिनेशन, है ना। इसीलिए आप कौन सा मॉड्यूल लेकर आएंगे उसके बाद? मॉड्यूल नंबर 5। तो इसके 2 चैप्टर होंगे। कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन और एस, वो बाद में होंगे। ठीक है। नहीं, इसमें थोड़ा ना है पी। इसमें पी नहीं है। इसमें 4 हैं, उधर भी 4 हैं। तो पहले इधर के 2 कंप्लीट करेंगे, 2 बड़े टॉपिक। फिर 2 बड़े टॉपिक किधर के कंप्लीट करेंगे? 5th के। और उसके बाद सारे छोटे छोटे एक साथ लेंगे। कोऑर्डिनेशन का पी ब्लॉक। सब बाद में। ये सब किसके बेसिस पे चल रहा है? इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन में से आते हैं? इन्हीं 4 में से। उनमें से एक ही क्वेश्चन आता है, कभी आता है तो। हाँ। हाँ बेटा। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बनाएगा। एक्टिव भी, और खुद ऑक्सीजन भी तो बनाएगा ना भाई। एक बात देखो, इसमें इसमें कितने एक्टिव सेंटर्स हैं? 4 एक्टिव सेंटर्स हैं। इसमें कितने एक्टिव सेंटर्स हैं? 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड किसके ज्यादा होंगे? H2। जो किससे जुड़ा हुआ हो? फोन से। तो ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ऑक्सीजन तो 2 है ना, यहां तो एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का डिफरेंस नहीं दिख रहा क्या? क्या हो गया तेरे को? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स। और सबसे पहले हम किसके एग्जांपल ले लेते हैं? इंटरमोलिकुलर के। क्या चेक करना है? एक्टिव केसेस, एक्टिव प्लेसेस, एक्टिव सेंटर्स। अगर ये यहां पर दोनों ही बॉन्ड बनाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा बच्चे? इंक्रीज होगा, है ना। अभी हमने सिर्फ किसकी बात की है? स्ट्रेंथ की। अभी किसकी भी बात करेंगे? एक्सटेंट की। एक्सटेंट का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी किसके पास ज्यादा है। हाँ, चार्ज तो कम है ना बच्चे। हम यहाँ पे किसकी बात करें? स्ट्रेंथ की। अच्छा, अभी वापस से सुनो। पहला केस क्या लिखा था? कि एक तरह का कैसा इंटरेक्शन है? डाइपोल डाइ। अगर इसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा नेगेटिव, तभी तो इसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव। अब इसके ऊपर खुद के पास ही नेगेटिव कम है, तो ये इनके ऊपर भी तो कम पॉजिटिव क्रिएट करेगा। तो स्ट्रेंथ तो किससे डिसाइड होगी? चार्ज से। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले एग्जांपल कौन सा ले लेते हैं? एचएफ। क्या एचएफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? क्या इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एक मॉलिक्यूल? 2 बनाएगा ना।
एक H से और एक F से। तो हमें इसमें कितने बताने हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बताने। ठीक है, यानी कि इसमें एक्टिव पार्ट एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा एक्टिव पार्ट ये है। अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कौन से वाले HF की बात करेंगे? सॉलिड एंड लिक्विड HF की। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर किससे भी बदलता है? स्टेट से, कि आपके पास कौन सी फिजिकल स्टेट है। अब एक कैसे बनाया, चलो देखो एक मिनट, पहले जनरली समझ लो। ये H, ये F, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो फिर ये कितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे? 2। और एक मोल को कैसे जोड़ेंगे फिर हम? इसका मतलब ये भी एक सेंटर है और इसके पास वाला भी एक सेंटर, तो एक बॉन्ड ये बनाएगा, तो एक बॉन्ड ये भी तो दूसरे हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से मेरे पास एक मॉलिक्यूल से कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड, एक इधर और एक इधर। अच्छा, अब मैं बोल रहा था यहां पर एक किसकी बात चल रही है? सॉलिड और लिक्विड की। इसलिए यहां पर जैसा मैंने लीनियर बनाया है वैसे नहीं बनाना है। क्या बनेगा? जिगजैग। कुछ इस तरह से, जैसे ये F, उसका H, तो दूसरा फ्लोरीन ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बनते चला जाएगा बेटा? बॉन्ड बनेगा। तो इसकी नेचर जो हमें स्ट्रक्चर में दिखाई देती है वो किस तरह की दिखाई देती है? जिगजैग टाइप की। इसीलिए हमें इस तरह से इसके बॉन्ड्स को बनाने। बताओ एक HF कितने बॉन्ड बना पा रहा है? 2, एक हाइड्रोजन से और एक फ्लोरीन। तो जितने उसके पास एक्टिव सेंटर होंगे उनसे बॉन्ड बनाएगा। तो कैसा बॉन्ड बताना है अपने को? जिगजैग। किस वाली सॉलिड स्टेट में? सॉलिड और लिक्विड। गैस होगा तो फिर ये बता सकते हैं, गैस होगा तो फिर कैसा बोल सकते हैं? लीनियर। पर अपने सिलेबस में लीनियर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जिगजैग। और जिगजैग के लिए कौन सी फिजिकल स्टेट आएगी बच्चे अपने पास? सॉलिड और लिक्विड। H2O, पहले NH3 ले लेते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया अपना। नेक्स्ट, सब किसके ले रहे हैं पहले एग्जांपल अपन? इंटरमॉलिक्यूलर। H2O के पहले H2 बाद में ले लेंगे, वो खास है। NH3, NH3 की भी कौन सी स्टेट लेनी है बेटा? सॉलिड। और स्ट्रक्चर कैसी बतानी है? लीनियर। अब बना तो कितने सकते हैं? 4। क्यों बना सकते हैं 4? क्योंकि सर इसमें एक्टिव सेंटर मुझे कितने नजर आ रहे हैं? 4 एक्टिव सेंटर नजर आ रहे हैं। पर क्या नाइट्रोजन की इन फ्लोरीन से ज्यादा है? इसलिए इफेक्टिव बॉन्ड इसमें हमें कितने ही काउंट करने हैं बेटा? इफेक्टिव 2 ही काउंट करने, एक नाइट्रोजन का और एक इनमें से किसी भी हाइड्रोजन का। किस पे डिपेंड करेगा? फिजिकल स्टेट पर। तो यहां पर आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं बेटा? 2 हाइड्रोजन। यानी कि HF और NH3 में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बोलने हैं अपने को? 2। NH3 में कितने भी बोल सकते हैं? 4। क्यों बोल सकते हैं 4? एक नाइट्रोजन से और 3 हाइड्रोजन से। बट हमारे सिलेबस में उसको कितने पर लिमिट किया हुआ है? 2 पर। क्योंकि उसके इफेक्टिव बॉन्ड जिससे उसकी स्ट्रेंथ मेजर हो रही है वो किससे हो रही है बेटा? इन 2 से ही हो पा रही है। इसलिए यहां पर हमें इसके कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2। पूछे पॉसिबल कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं, क्योंकि 4 तो दिखते ही है सर हमको, है ना। पर इफेक्टिव पूछा जाए तो कितने बताने हैं? सिर्फ 2 बोल। और सबसे इंपॉर्टेंट H2O, इसमें कितने बॉन्ड बताने हैं? 4। 4 क्यों बोले? क्योंकि 2 ऑक्सीजन बनाएगा और 2 हाइड्रोजन बनाएगा, तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे? 4। किस स्टेट की बात कर रहे हैं? सॉलिड। तो यानी कि किसकी बात कर रहे हैं अपन? आइस की। तो चलिए आइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले लिखो फिर आइस का स्ट्रक्चर अलग से बताऊंगा।
स्ट्रेंथ के बेसिस पर। मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी कितने की बोल सकते हो आप, 4 की, पर एक्टिवली कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। ऐसा कुछ नहीं कह सकते, डिपेंडिंग ऑन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, कि कौन किसके सामने किस तरह से आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की बेटा देखो, इसके पास भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी इसके पास, जितने इसके पास, पर यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, लीनियर। यहाँ पे भी तो लीनियर हो सकता था, पर हमने क्या बनाया, जिगजैग। यहाँ पर क्या हो सकता था, लीनियर तो नहीं दिख रहा था, पर लीनियर दिखते से फिर मुझे बॉन्ड की लिमिट करनी पड़ी ना, नहीं तो फिर कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, टेट्राहेड्रल। क्यों दिखेगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो जब 4 बॉन्ड बनेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेट्रा। टेट्राहेड्रल किस में नजर आता है, आइस में। इसीलिए यहां हमें कितने बोलने पड़ रहे हैं, 4। सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं आज तक। पहला, किस किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है, फोन, ठीक है। और किस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, तो HF में 2, NH3 में 2, और वाटर में कितने बताने, 4 बस। इसके अलावा कोई थर्ड क्वेश्चन नहीं आया। हाँ वही बनाएंगे अब, देखो 4 भी बनते दिखेंगे। ये हटा दो। अच्छा बताओ, आइस के स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, केज लाइक, हनी कॉम लाइक भी बोला जाता है, ठीक है, पर ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा लगा, केज लाइक। आइस क्या फ्लोट करती है वाटर पे, पर वो तो सॉलिड है ना। डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी इसलिए कम हो गई क्योंकि वो जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसमें क्या ट्रैप हो जाती है, एयर, इसलिए वो थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। तो चलो देखते हैं। अब आप बोर्ड पे देखिएगा बेटे, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस तरह से, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, बताइए किसके ऊपर पॉजिटिव होंगे, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अब ये जब अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन किससे अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन से, दूसरे मॉलिक्यूल के। यानी कि वहां पर भी इस तरह से ये इसको अट्रैक्ट करते हुए नजर आएगा। अब ये ऑक्सीजन, अच्छा ये वाला हाइड्रोजन भी तो अट्रैक्ट होगा, किससे अट्रैक्ट होगा, दूसरे ऑक्सीजन से, ठीक है। फिर अब ये 2 बॉन्ड तो ये हो गए, अब किसके बनाने हैं मेरे को, तो जैसे ये ऑक्सीजन बना रहा है ऐसे ये भी तो बनाएगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल का होगा, कर लिया अट्रैक्ट। अभी तो ये और अट्रैक्ट करेगा एक को, क्या अब आपको इसमें 4 बॉन्ड नहीं दिख रहे, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, और 2 कौन बनाएगा, हाइड्रोजन। इसीलिए वाटर में, आइस में हमें कितने बॉन्ड बताने हैं, 4। समझ गए मेरी बात, यहां पर 2 क्यों बोले, एक ये बनाएगा और एक ये बनाएगा, यहां पे 2 क्यों बोल रहे हैं, एक हाइड्रोजन बनाएगा और एक फ्लोरीन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 अट्रैक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन 2 एक एक बॉन्ड बनाएंगे, सही, तो टोटल कितने हो गए, 4। अब बताओ, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको देख के बताते रहना। क्या ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है, क्या ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड विथ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेट्राहेड। क्या ये जो सेंटर ऑक्सीजन है, कोई भी एक देख लेते हैं, क्या वो बाकी 4 हाइड्रोजन से इक्वल डिस्टेंस पर है, क्योंकि 2 से तो हाइड्रोजन बॉन्ड है और 2 से कोवेलेंट, तो वो बराबर नहीं। पर क्या चारों तरफ जितने भी इसके वाटर मॉलिक्यूल हैं उनसे बराबर डिस्टेंस पर है, क्योंकि जब आप इस ऑक्सीजन से इसकी तरफ जाओगे तो एक तो क्या क्रॉस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, और एक कोवेलेंट। इधर जाओ, एक कोवेलेंट एक हाइड्रोजन, ऊपर जाओ एक कोवेलेंट एक हाइड्रोजन, नीचे आओ एक हाइड्रोजन और एक, यानी कि दोनों तीनों तरफ कहीं भी जाओ
एक बार कौन सा बॉन्ड क्रॉस करना पड़ता है? हाइड्रोजन और एक कोवेल। तो इसीलिए ये टेट्राहेड्रली इन सब से क्या रहता है? सराउंड। कैसे स्ट्रक्चर दिख रही है? केज लाइक। ठीक है। यशस्वी कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है? प्लीज मेंशन द एग्जांपल। Which coordination compound you have studied? Done? सात्या बना लिए? स्वास्तिक का साइन बना लिए? हिटलर का भी था ये स्वास्तिक का साइन। क्या वाटर का एनोमेलस बिहेवियर कहीं सुन रखा है ये वर्ड? कौन एक्सप्लेन करेगा? बाकी सभी हीट करने पर एक्सपेंड होते हैं, जबकि वाटर की डेंसिटी अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होती। इसका कौन एक्सप्लेनेशन देगा? भाई ये तो आपको पता है ना कि जब तक वाटर, जैसे आप आइस को हीट करोगे अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, बाकी सभी की डेंसिटी डिक्रीज होती है, पर आइस की डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि जब आप हीट करोगे तो पहले कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे? हाइड्रोजन। और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे ये सब पास पास आएंगे। अब सारे हाइड्रोजन ब्रेक हो गए, अब ये क्या होना चालू करेंगे? दूर दूर होना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए अप टू 4 डिग्री हीट करने पर किसकी डेंसिटी ज्यादा आती है? आइस की डेंसिटी ज्यादा आती। इसी को कौन सा बिहेवियर बोलते हैं? एनोमेलस बिहेव। लिखिए एक लाइन इन आइस। कई पॉइंट्स लिख लीजिए आइस के रिगार्डिंग। इन आइस स्पेसिफिकली किसके लिए लिख रहे हैं? आइस के लिए। इन आइस each water molecule, in ice each water molecule is tetrahedrally, each water molecule is tetrahedrally bonded with 4 other water molecules, with 4 other water molecules. Next, each oxygen atom is associated with, each oxygen atom is associated with 4 hydrogen atoms. 4 हाइड्रोजन एटम्स है ना? हाइड्रोजन एटम 4 से, 2 से किस बॉन्ड के थ्रू? हाइड्रोजन, और 2 से किस? ठीक है। नेक्स्ट, ईच वाटर मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में आप मेंशन भी कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड, 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड। ये सारा किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? आइस के लिए। आइस को यूज करते समय हमने कभी इतना नहीं सोचा। नेक्स्ट, each water molecule having equal distance of hydrogens with respect to oxygen, atom। 2 से तो आपको याद है, किधर भी जाओगे आप पहले या तो कौन सा बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, है ना?
ठीक है, क्या बोले मैंने, दोबारा बोलिए तो। गड़बड़ हो गई। ईच ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन से बराबर डिस्टेंस पर है ना। हाइड्रोजन के साथ तो क्या चलेगा, एक के साथ ज्यादा डिस्टेंस, एक के साथ कम, ये मत लिखो, ऑक्सीजन लिखो। ईच ऑक्सीजन इज एट इक्वल डिस्टेंस विद 4 अदर ऑक्सीजन एटम इन सराउंडिंग। पूरा ही लिखना पड़ेगा क्या, देखो रुको रुको रुको, इतना क्रॉस वॉस मत करो, लिखो। ईच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैविंग, चल रहा है ना। अब पहले अपन ने क्या लिखा था, वाटर मॉलिक्यूल, अब हो गया ईच ऑक्सीजन, अरे काटो ना मन, ईच ऑक्सीजन हैविंग इक्वल डिस्टेंस with other 4 surrounding oxygens. Each oxygen having equal distance with other 4 oxygen atoms. बस डन। और एक लास्ट पॉइंट, ice has, last point, ice has maximum density, ice has maximum density कितने डिग्री सेल्सियस पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक अपना आइस वाला काम हो गया फिनिश। चलिए दूसरे एग्जांपल, अब बताइए जरा, बोरिक एसिड का फॉर्मूला याद है किसी को, सबको याद है, तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल कौन है, बोरिक एसिड। 3 हो गए ना अब तक, डी, बोरिक एसिड, फॉर्मूला है बेटा H3BO3। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज हैं, ये देखो, तो इसका मतलब ये सभी जगह क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, और ये इस तरह से एक 2D स्ट्रक्चर बनाता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, और ईच बोरिक एसिड यूनिट्स आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सिर्फ इतना सा लिख लो, ये आपको किस में मिल जाएगा एग्जांपल, जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे होंगे, पी बिलो, तभी तो सिर्फ उनको एग्जांपल्स के नेम याद रखने। हम्म, सिर्फ इतना सा पूछेगा, क्या बोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बिल्कुल है। अब किसके एग्जांपल ले लेते हैं, इंट्रा। अच्छा एक मिनट, लास्ट एग्जांपल और ले लो, CH3COOH, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या, ये डाइमर बनाता है, डाइमर ड्यू टू H बॉन्डिंग। बताइए क्या आपस में जुड़ जाएंगे, ये इंटर हो जाएगा या इंट्रा, अरे इंटर ही तो हुआ भाई, है तो दो ही मॉलिक्यूल के बीच, इंट्रा के लिए तो हमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं। क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, अच्छा आप बता देना, अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ ही रहे हो ना। अरे मैंने सही बना दिया ना, अब बताओ,
क्या इसमें इंट्रा बनने की कोई पॉसिबिलिटी दिखती है क्या? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा, पर अगर दो दो इस तरह के मॉलिक्यूल्स हो जाएं तब हो सकता है। डन। तो इस तरह से यहां पर कौन सा बॉन्ड बन गया? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ज्यादा एसोसिएशन पॉसिबल है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं। इसीलिए इंटर की स्ट्रेंथ किससे ज्यादा बतानी है? इंट्रा से, क्योंकि इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सब कुछ हो गया है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रा, क्या क्या कंडीशन थी इंट्रा होने के लिए? फोन तो चाहिए ही सही, और चिलेशन। क्या होना चाहिए? चिलेशन। चिलेशन का मतलब रिंग। रिंग कौन सी वाली स्टेबल होती है? 5 मेंबर से ज्यादा, 5 मिनिमम 5 तो हो, या 5 से ज्यादा। बताइए, तो ये यहां बन जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। सबसे पहले चेक करो कि यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, अभी एक्टिव हो गया, और अभी इसके साथ क्या बना सकता है? चिलेशन। क्या यहां पर 5 मेंबर हो रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 हो गए 5, तो 5 होने चाहिए। क्या यहां पे पॉसिबिलिटी है? H किसके साथ है? ऑक्सीजन के। तो पार्शियल पॉजिटिव, पास में कौन दिख रहा है? ये इसके साथ क्या करेगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। हाँ, नहीं, कब बोला हमने? हमने तो बोला कि क्लोरीन होगा तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि वो खुद क्या कर सकता है? चिलेश। अरे जब क्लोरीन बनाएगा तो बाकी सब तो बड़े आराम से बनाएंगे। क्लोर क्लोरल हाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है CCl3CHOH2। बनाओ तो इसकी स्ट्रक्चर। क्या यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है हमको? और साथ में कौन दिख रहा है? क्लोरीन। तो रिंग बन सकती है, और अगर रिंग बन सकती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है। सेलिसल्डिहाइड कौन सा है? बोर्ड पे दिख रहा है, यही है ना? ऐसे भी आ सकता है, नाम से आ जाए सीधा। सेलिसिलिक एसिड। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल, बॉन्ड तो फिर भी बन जाए। कल से इंपॉर्टेंट बॉन्ड चालू होगा, आयोनिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के बाद ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? आयनिक से। ज्यादा इन द सेंस एक क्वेश्चन, है ना, वो आएगा। अपना ना पूरा चैप्टर ऐसे डिवाइडेड है बेटा, 2 क्वेश्चन किससे आएंगे? कोवेलेंट से। एक क्वेश्चन एमओटी से, एक डाइपोल से, और एक आयनिक से। बस ये।
इन्हीं में 4-5 क्वेश्चन घूम जाएंगे पूरे बस। हाँ नहीं, 2 रिंग हो गई ना इसमें तो। एक ये वाला रिंग अलग हो गया बेटा, और ये नीचे वाला रिंग ये अलग हो गया, 2 रिंग है। लो पहले कुछ क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। सब लोग आइए पेज नंबर 103 पर। 103 पे कुछ नहीं है, चलो 4 पर आओ। 104 पर। 93। 104 क्वेश्चन नंबर 93। आगे क्या आंसर? कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन। अच्छा, इसके अलावा डाइमर बनाने के लिए और कौन सी बॉन्डिंग पढ़कर आए हो? ऑड इलेक्ट्रॉन्स में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आओ 94। आइस में 95। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बनाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। 96। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ओपन पोरस स्ट्रक्चर ऑफ आइस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पहला ऑप्शन क्यों नहीं लगाया? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वाटर में भी है और आइस में भी है। सेकंड, क्रिस्टल मॉडिफिकेशन ऑफ आइस, ये तो समझ ही नहीं है, छोड़ो। फोर्थ, डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ये तो सर कुछ कहीं देखा ही नहीं हमने ऐसी बात, है ना। पर थर्ड वाला हमने पढ़ा हो कि आइस में ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब ये नेक्स्ट 97। 4 आ गया भाई, और तो नाइट्रोजन में कोई और बॉन्डिंग नजर आ ही नहीं रहे। अच्छा नेक्स्ट बताओ इसमें 98। कौन सा वाटर में सॉल्युबल होगा? अब बताओ, वाटर में सॉल्युबल होने के लिए ये अपन ना कल पढ़ेंगे कल, है ना। पर एक चीज आप बता दो, वाटर में सॉल्युबल होने के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है? सर या तो नेचर पोलर होना चाहिए, या फिर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना लिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो वाटर सॉल्युबल हो जाए। तो इसमें से एक कंडीशन दिख रही है हमें, किसमें? C2H5OH में। ठीक है। अच्छा यार, एक ये कोई बार बार 48 क्वेश्चन में कोई करेक्शन है क्या, देखे तो। हाँ 48 में करेक्शन कर लीजिए। 48 101 पर। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। BF3 में कोई डाइपोल नहीं है, बट PF3 में है। तो अब सबसे पहले तो हम देखें कि दोनों में कौन असिमेट्रिकल है। BF3 नो लोन पेयर, ऑल साइड एटम सेम, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। जबकि PF3 में एक लोन। अब हमें क्लियर हो गया कि BF3 में तो डाइपोल रहेगा। अब बस रीजन सर्च करना है। देखिए पहला, BF3 इज नो सिमेट्रिकल बट PF3 बिल्कुल ही गलत। BF3 मॉलिक्यूल मस्ट बी लीनियर, नॉट पॉसिबल। एटॉमिक रेडियस ऑफ P इज लार्जर देन B, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हमने डाइपोल में ऐसी कोई बात देखा ही नहीं। बस लास्ट हमारे पास है BF3 मस्ट बी प्लेनर ट्राई मॉलिक्यूल, बिल्कुल ट्रायंगुलर प्लेनर है। वही उसकी क्या बता रहा है? सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर। तो अपने अब करेक्शन हो गए कई सारे इकट्ठा, है ना। एक तो ये 48 हो गया, और बिगनर्स बॉक्स 6 में हमने 9th और 11th को करेक्शन किया था, और 88 वाले क्वेश्चन को भी आज करेक्ट किया है। तो टोटल करेक्शन कितने हो गए अपने अपने पास? 4। ठीक है। अच्छा हाँ,
अरे क्वेश्चन कर दो, मैं कुछ नहीं लिखा रहा हूं, है ना। देखो जिसको लेट हो रहा है ना वो तो बिल्कुल, आप ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा, आप बिल्कुल अपनी सोचो। है ना। मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो कॉमन भी हो सकते हैं, है ना। तो मैं एक दो क्वेश्चन अपनी साइड से बोलते जा रहा हूं। अगर अरे कोई इशू नहीं है, आप ये मत सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आपको जाते हुए देखूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं आते हुए भी दिखता हूँ तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आते जाते ये बिल्कुल कॉलेज की तरह अपना कार्यक्रम, है ना। जरूरत हो तो आप आए, जरूरत हो तो आप जाए, है ना। पहली जरूरत मेरी, दूसरी जरूरत आपकी। चलो देखो इसमें 83 वाला, विच सेट ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सेम सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल। तो भाई आप यहाँ खुद सोचो ना, हमने दो तरह के सीक्वेंस बनाए, एक जिनके नंबर ऑफ जेड किससे कम हो 7, उनका सीक्वेंस अलग था, और एक वो जिनका नंबर ऑफ सीक्वेंस जेड 7 से ज्यादा हो। तो भाई आप देख लो, इस ग्रुप में कोई एक साथ आ रहा है तो ये हो जाएगा, और कोई एक साथ आ रहा है तो ये हो जाए। तो 7 से कम वाले कौन कौन से हो गए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, और बाकी ऐसा कोई ग्रुप मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है। पेज नंबर 101, ये वाला क्वेश्चन 55 वाला हम वैल्यू बेस्ड देख चुके हैं। ठीक है। सबसे कम किसमें, CCl4, फिर जैसे जैसे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे वैसे वैसे कम, पहले एक ही है CH3, सॉरी CHCl3, फिर CH2Cl2, और सबसे ज्यादा CH3Cl। तो जितने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना डाइपोल ज्यादा। ये हमने कितने केसेस में पढ़ा, 4 केसेस। ये 78 में किसी को डाउट है, 78 में देखो बेटा, NB और NBA का मतलब समझ लो। NB मतलब बॉन्डिंग, और Na मतलब बॉन्ड बनने की प्राइम कंडीशन क्या है ये, तब तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, तो भाई नेगेटिव आ जाएगा। फॉर्मूला में आप जैसे वैल्यू रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि कभी पॉसिबल भी नहीं है, पर थियोरेटिकली तो बोल सकते हैं कि नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू MOT। ठीक। और एक लास्ट देख लेते हैं, नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू MOT। तो MOT में दे रखा है ना कि NB की ज्यादा हो जाए तब भी नेगेटिव आए, जो तो पॉसिबल नहीं। नहीं, थियोरेटिकली ये तो पॉसिबल है ना भाई, अगर ये पॉजिटिव बोल रहे हो तो थियोरेटिकली ये भी नेगेटिव बोल सकते हैं, बट ये बोल रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो पॉजिटिव हो जाए, तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। अच्छा 47 देख लो, लास्ट डाइपोल का क्वेश्चन है। पहला एग्जांपल बोलिए, XeF। क्या ये ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है प्लेनर, सारे डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल। नेक्स्ट बोलिए। अब ये 1 2 4 ये वाला तो क्लास में भी किया है, इसमें तो म्यू होगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, ये कैसे करेगा। तीसरा बोलिए, SF4। तो यहां तो लॉन पेयर है, जहां लॉन पेयर वहां पे भी कभी भी म्यू 0 नहीं हो सकता। और बोलिए, CH2Cl2 तो अभी आया, इसका मतलब किसमें 0 है। बस ठीक है, आज के लिए इतना। क्या पढ़कर आओगे कल, एप्लीकेशन। क्या पढ़कर आएंगे, एप्लीकेशन। जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस होंगी वहां पर हम थ्योरेटिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, यशस्वी। रिचा 78 जस्ट फिनिश हुआ है, अभी जस्ट फिनिश हुआ है, बोर्ड पे से हटे ही हैं लिखकर।